हमने पहले फ्रेडरिक मीशर और विल्हेम रू के प्रयोगों के बारे में बात की थी और ये देखा था कि उनके प्रयोगों से ये समझ आया कि आनुवंशिक पदार्थ या तो प्रोटीन हो सकता है या न्यूक्लिक अम्ल या शायद दोनों। अब अगला सवाल ये उठता है कि असल में कौन है आनुवंशिक पदार्थ? क्या वो प्रोटीन है? क्या वो न्यूक्लिक अम्ल है या शायद दोनों? इस सवाल का जवाब दिया दो वैज्ञानिकों ने, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस। इन्होंने 1952 में एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोग किया जिसे हम हर्शे चेस प्रयोग कहते हैं। इस प्रयोग में इन्होंने साफ साफ साबित कर दिया कि आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल होता है, प्रोटीन नहीं। हर्शे और चेस ने अपने प्रयोग में जीवाणु भोजी नाम के विषाणु का इस्तेमाल किया। जीवाणु भोजी ऐसे विषाणु होते हैं जो खास तौर पर जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। इन्हें अंग्रेजी में बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। इसके भीतर एक न्यूक्लिक अम्ल होता है जो डीएनए या आरएनए में से कोई एक हो सकता है। इस वीडियो में मैं इसे सिर्फ डीएनए कहकर ही समझाऊंगी, लेकिन ध्यान रहे कि कुछ विषाणुओं में आरएनए भी होता है। इस डीएनए को बाहर से एक प्रोटीन आवरण घेरे रहता है। अब ये विषाणु जब जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है तो वो कोशिका के पास आकर उसके ऊपर बैठता है और अपना डीएनए कोशिका के भीतर अंतःक्षेपित कर देता है। ये डीएनए जीवाणु कोशिका के डीएनए में शामिल हो जाता है और फिर वो कोशिका नए विषाणु बनाने लगती है। अब ये थी थोड़ी पृष्ठभूमि जानकारी। अब बात करते हैं असली प्रयोग की। हर्षे और चेज ने कुछ जीवाणुभोशी विषाणु लिए और उन्हें एक पोषक माध्यम यानी कि न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में रखा ताकि वो खुद की संख्या बढ़ा सके। लेकिन अब वो इन विषाणुओं के प्रोटीन आवरण को विकिरण सक्रिय से अंकित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने इस माध्यम में ऐसे अमाइनो अम्ल मिलाए जिनमें विकिरण सक्रिय सल्फर यानी कि सल्फर 35 था। उन्होंने सल्फर 35 का चयन इसलिए किया क्योंकि सल्फर केवल प्रोटीन में पाया जाता है और ये डीएनए में नहीं होता। इससे उन्हें ये सुनिश्चित करने में मदद मिली कि केवल प्रोटीन ही विकिरण सक्रिय बने, डीएनए नहीं। अब जब ये विषाणु अपनी संख्या बढ़ाते हैं तो वो इस माध्यम से विकिरण सक्रिय अमाइनो अम्ल को अपने प्रोटीन आवरण में शामिल कर लेते हैं। इस तरह एक नई पीढ़ी के विषाणु तैयार हो जाते हैं जिनके पास विकिरण सक्रिय प्रोटीन आवरण होता है। अब उन्होंने इन विषाणुओं से जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित कराया। ये कोशिका के ऊपर बैठते हैं और अपना डीएनए अंतःक्षेपित करते हैं। याद रहे, प्रोटीन आवरण कोशिका के बाहर ही रहता है। अब उन्होंने ये मिश्रण अपकेंद्रित किया यानी कि सेंट्रीफ्यूज किया ताकि वो प्रोटीन आवरण को अलग कर सके। और जब उन्होंने कोशिकाओं का लयन किया यानी कोशिकाओं को तोड़ा और अंदर देखे गए विषाणुओं की जांच की तो पाया कि उनके अंदर विकिरण सक्रिय कोई संकेत नहीं था। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रोटीन कोशिका के अंदर गया ही नहीं, इसलिए प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं हो सकता। अब उन्होंने यही प्रक्रिया दोबारा की, लेकिन इस बार उन्होंने डीएनए को अंकित किया। इस बार माध्यम में जो न्यूक्लियोटाइड्स थे उन्हें उन्होंने विकिरण सक्रिय फॉस्फोरस यानी कि P32 से अंकित किया। फॉस्फोरस 32 का चयन इसलिए किया गया क्योंकि फॉस्फोरस केवल डीएनए में होता है और ये प्रोटीन में नहीं होता। इससे उन्हें केवल न्यूक्लिक अम्ल को विकिरण सक्रिय रूप से अंकित करने में मदद मिली। जब विषाणुओं ने इस माध्यम से डीएनए तैयार किया तो वो P32 से विकिरण सक्रिय बन गया, लेकिन उनका प्रोटीन आवरण सामान्य ही रहा। अब जब इन विषाणुओं ने जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित किया तो उन्होंने अपना डीएनए अंतःक्षेपित किया और प्रोटीन बाहर ही रहा। अब उन्होंने फिर से इस मिश्रण को अपकेंद्रित किया ताकि वो प्रोटीन को अलग कर सके। फिर उन्होंने कोशिकाओं का लयन किया और देखा कि नए विषाणुओं के अंदर विकिरण सक्रिय डीएनए यानी कि P32 मौजूद था। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो अंश कोशिका के भीतर गया और नए विषाणु बनाए वही आनुवंशिक पदार्थ है, और चूंकि वो डीएनए था इसलिए न्यूक्लिक अम्ल ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो चलिए अब अन्य महत्वपूर्ण प्रयोगों का पुनरावलोकन कर लेते हैं। फ्रेडरिक मीशर ने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल को अलग किया और पहचाना। विल्हेम रू ने ये बताया कि कोशिका के केंद्रक में ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। हर्शे और चेज ने साबित किया कि न्यूक्लिक अम्ल ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, प्रोटीन नहीं। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विक्विंडिलित यानी कि डबल हेलिक्स संरचना प्रस्तुत की। डीएनए
एक द्विकुंडली होता है जिसमें शर्करा फॉस्फेट की रीढ़ यानी कि बैकबोन होती है, जिसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। अंदर की ओर नाइट्रोजन क्षार यानी कि नाइट्रोजनस बेस होते हैं। चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं: एडेनाइन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनाइन हमेशा थाइमीन के साथ जुड़ता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ। इस तरह इन सभी प्रयोगों और खोजों ने मिलकर हमें ये समझने में मदद की कि न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए या आरएनए ही हमारे आनुवंशिक पदार्थ का वास्तविक आधार है।